हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है, अभी हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वो आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है, जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो इससे कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पहले जो मैंने वीडियो में अपलोड किया था जितने भी टॉपिक्स है उनका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। क्या था देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिफाइन कोल्ड वॉर मींस कोल्ड वॉर क्या होती है, शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई ना हो, बल्कि जब किन्हीं भी दो कंट्री या दो कंट्री से ज्यादा वहां पे तनाव का दायरा हो, उसे कहते हैं शीत युद्ध का दौर। तो उसी में दो शक्तियां, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों के बाद 1945 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया था। उसके बाद का जो टाइम है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसे कहा जाता है द कोल्ड वॉर एरा, जो इस चैप्टर का नाम है, मतलब शीत युद्ध का दौर। कि किस तरीके से उस टाइम जो जो कंट्री उभर कर आए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कौन कौन से, यूएसए एंड यूएसएसआर, तो उन दोनों में ऐसी कौन सी नीति थी जिसके कारण वो सुपर पावर कहलाए गए, या वो दोनों अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर, टेक्नोलॉजी में ले लो, स्पेस को लेकर ले लो, किसी भी थर्ड कंट्री में जाके उनके लड़ने का क्या मोटिव था, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया है। जितनी भी वीडियोस है मैंने इन सब के बारे में ही बताया है। अब उसके बाद मैंने NIEO, लास्ट जो वीडियो थी उसमें NIEO के बारे में मैंने डिस्कस किया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है और उसमें क्या टाइटल था। NIEO की फुल फॉर्म के बाद जो मैंने बताया था कि किस तरीके से UNCTAD, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो उसमें एक मेन टाइटल था, अगर आपने वीडियो देखी होगी, जो इंपॉर्टेंट टाइटल था वो क्या था, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये सब जो चीजें थी, और किस तरीके से 1980s में एट लास्ट में हम कह सकते हैं कि NIEO का एंड होना स्टार्ट हो गया था, मतलब वो खत्म हो गया था एक तरीके से। क्यों हो गया था? क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्री थे, मतलब विकसित कंट्री थे, वो सारे विकसित देश मींस डेवलप कंट्रीज सारे इस NIEO पॉलिसी के अगेंस्ट थे। वो पॉलिसी के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि जो उस टाइम स्टार्टिंग से जो चली आ रही थी ब्रिटेन वुड सिस्टम, इस सिस्टम में यूएसए को प्रॉफिट हो रहा था, जो भी उनके ट्रेड व्यापार की नीति थी उसमें उसको बहुत फायदा हो रहा था। पर जैसे ही जितने भी नाम या नेम NAM नॉन अलाइन मूवमेंट में जितने भी कंट्री शामिल थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, LDCs कहा जाता है, मींस लीस्ट डेवलप कंट्रीज, अल्पविकसित देश कहा जाता है, या तीसरी दुनिया के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी हैं, ये जो धीरे धीरे जिनका विकास हो रहा है, उसमें इंडिया भी इंक्लूड है। तो ये सब जो चीजें थी, किस तरीके से उन्होंने उनके सबके अगेंस्ट थे वो, कि किसी भी तरीके से NIEO पॉलिसी ये सही नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी डेवलप कंट्री है उनको ज्यादा फायदा ना पहुंचाकर किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, जो विकासशील देश है, मींस डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सब मैंने बेटा सारी चीजें आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है जो लास्ट है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगी, पहले आपको ये भी बताया था मैंने कि एलाइड पावर और एक्सिस पावर कौन सी थी। उसके बाद ये जो पावर थी उसमें जो दो सुपर पावर्स निकल कर आई थी, जिन्होंने अपने अपने अलायंसेस बनाए थे, जैसे यूरोप में बनाया था NATO नाटो, और एशिया में जो यूएसए है उसने बनाया था, कौन कौन से बनाए थे, सियाटो एंड सेंटो। ठीक है, यूएसए के थे ये तीन बने थे, यूरोप में था नाटो और एशिया में थे सियाटो एंड सेंटो, मतलब CENTO, और फॉर सेकेंड वन इज SEATO, सियाटो। ठीक है, अब जो दूसरी साइड था USSR, उसने जो बनाई थी अपने अलायंसेस, वो थे उसके वार्सा पैक्ट। तो ये सब क्या थे, ये सब गुट थे, जिनका मोटिव था कि जितने भी कंट्रीज जो न्यूली डेवलप्ड हैं उन सबको, या डिकॉग्नाइज्ड हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और अपने में शामिल करें। पर इस ऐसे में थर्ड जो पावर थी जो उभर कर आ रही थी, वो कौन सी थी, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट। उसमें जो कंट्रीज थे, मींस 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था, जिसमें इंडिया, इजिप्ट, युगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया, ये 5 कंट्रीज थे जिन्हें फाउंडिंग मेंबर्स कहा जाता है, और इनके प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, उन सब ने एक यही गुट बनाया था। और ये गुट, हम ये गुट नहीं, वैसे गुट नहीं कहा जा सकता इसे, क्यों नहीं गुट कहा जा सकता,
क्योंकि ये सिर्फ उनका मोटिव ये था कि किसी भी अलायंसेस, मतलब अलायंसेस को हिंदी में गुट ही कहते हैं, किसी भी गुट में शामिल का मतलब जो यूएसए के द्वारा बनाए जा रहे थे और यूएसएसआर के बनाए जा रहे थे, उन दोनों गुटों में शामिल न होकर नाम इसमें अलाइनमेंट में शामिल हो जाए, जिनका मोटिव है जितने भी ये धीरे धीरे विकास हो रहा है इन कंट्रीज का, वो डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ सके। टेक्नोलॉजी के दौर में कह लो या मिलिट्री के कह लो या स्पेस के कह लो, सब तरीके से इनमें हर चीज अवेलेबल हो और कोई भी कंट्री इनमें डोमिनेंस अपना, मतलब अपना दबाव, इनका शोषण कंट्री का ना कर पाए। तो इसमें यही है। अब देखिए, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, तो उसमें क्या है कि कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध के दौरान 1945 के बाद, जैसे ही जब लास्ट एंड कब हुआ था, जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे, उसके बाद जब जापान जो है घुटने टेक दिए थे, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था। उसके बाद ही कोल्ड वॉर का टाइम स्टार्ट हो गया था, मतलब शीत युद्ध का दौर जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो उसमें क्या था, उसमें जो पावर जो बेसिकली थी वो यूएसए और यूएसएसआर थी। अब इसमें देखिए, जो गुट, मतलब मैंने जैसे बता दिया यूएसए एंड यूएसएसआर ने बनाए थे। उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट जो बेसिकली कोल्ड वॉर के दौरान बना था, जिसमें इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर जी थे, कौन थे, नेहरू जी। उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जितने भी न्यू डीकोलोनाइज जितने भी कंट्री हो रहे हैं, मींस न्यूली इंडिपेंडेंट जितने भी कंट्री हैं या अल्प विकसित देश हैं या थर्ड वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं, उन सबको किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होना। उनका मेन मोटिव है कि उन्हें अभी अभी तो फ्रीडम मिली है, वो अगर किसी भी अलायंस में शामिल हो गए, चाहे पैसों के लिए ले लो, मिलिट्री के लिए कह लो, तो वो वाली कंट्रीज, वो अलायंसेस जो है उन पे अपना शोषण करेंगे, तो उनके इंडिपेंडेंट होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यही कहा गया कि किस तरीके से जो नॉन अलाइन मूवमेंट जो बना है, वो उन कंट्रीज को एकजुट करने के लिए, आपस में सहयोग करने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे हम एक साथ सब मिलकर रह सकें, उसके लिए ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट है ये स्टैब्लिश हुआ है। तो इसमें जो मेन रोल था वो था किसका, नेहरू जी का। अब इसमें यही टॉपिक है, देखिए कि एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, जैसे आप देख रहे हो कि क्या हुआ था कि नेहरू जी ने ये कहा था कि एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, उस टाइम जितने भी अल्प विकसित देश हैं उन्हें सबसे पहले एकजुट होकर और ऐसी नीति बनानी है कि किसी भी देश में या किसी भी अलायंस में, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। पहले वो इस चीज को मोटिवेट कर रहे थे, उन देशों को ये कह रहे थे कि स्टेइंग अवे फ्रॉम टू अलायंसेस, मींस आपको जो ये दो अलायंस बनाई है, किसने, मतलब ये जो यूएसए द्वारा बनी हुई है और यूएसएसआर द्वारा बनी हुई है, इन दोनों गुटों से अलग रहना है, पहली चीज। सेकेंड पॉइंट उन्होंने जो बोला था, किस पे फोर्स किया था उन्होंने ज्यादा, दे रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट टू बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस अलायंसेस। वो कह रहे थे कि इन दोनों में शामिल तुम्हें नहीं होना, जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उन्हें NAM जो मूवमेंट बना था उसमें शामिल होना है, क्योंकि जो नाम है उसका मेन मोटिव ये है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों को आपस में सहयोग के द्वारा बढ़ाया जा सके और उन्हें डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाया जा सके। तो उसमें नेहरू जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और इंडिया का इतना इम्पैक्ट पड़ा था कि जितने भी कंट्रीज थे वो टू अलायंसेस में एड ऑन होने की जगह वो कहाँ आ रहे थे, बल्कि नाम में शामिल हो रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम में भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उसमें जो नेहरू जी थे उनका इंपॉर्टेंट रोल है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भारत है, भारत ने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और उसका मेन मोटिव ये था कि सभी कंट्रीज को आपस में सहयोग करना है, पर वो सिर्फ ये दिखाने की नीति अपनाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बेटा जी एक बात बता दूं, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि भारत ने कभी भी अपना फायदा नहीं देखा। ये मान सकते हैं कि उसका हमेशा से यही मोटिव रहा कि हम किसी भी गुट में, हम किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होंगे, पर किसी भी अलायंस में शामिल न होने का ये मतलब नहीं है कि हम उनमें समझौता भी नहीं कराएंगे। भारत ने समय समय पर जितने भी टू कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूएसए और यूएसएसआर, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं कोरियन वॉर,
उसमें क्या हुआ था, 1950 से 1953 में जो कोरियन वॉर हुई थी, उसमें नॉर्थ कोरिया का जो सपोर्टर था वो था यूएसएसआर, और साउथ कोरिया का जो सपोर्टर था वो था यूएसए। तो उसमें नेहरू जी ने का इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल क्या था, उसने दोनों के बीच में एक समझौता कराया और उस वॉर को खत्म कराया। तो इंडिया को ये नहीं कहा जा सकता, आपकी बुक में है, हिंदी में है पलायन, मतलब एक पलायन शब्द है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा है फ्लेइंग अवे। तो फ्लेइंग अवे का मतलब ये नहीं है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं बना कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, या पलायन की नीति या पृथकतावाद की नीति, ये नहीं है। उसका मतलब है कि इंडिया कभी भी किसी भी गुट में, किसी भी अलायंस को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही उसमें शामिल होगा। पर जब भी उसे लगेगा कि वॉर, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, या कोई भी जो वॉर है वो बहुत बड़ा रूप ना ले ले, तो उसे समझौता कराने के लिए भारत ने हमेशा अपना पहला कदम उठाया है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है। अब कुछ लोग देखिए, वो आप हमेशा देखते हो, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंट्री है, उसके कुछ पॉजिटिव, कुछ फेवर में लोग होते हैं, कुछ उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। तो यही है, देखिए इसमें जो टॉपिक है, इसमें टू पॉइंट्स लिए हैं। 2 पॉइंट ऐसे लिए हैं जिसमें उसके पॉजिटिवनेस के बारे में बताया है कि किस तरह भारत ने जो भी डिसीजन लिए वो बहुत सही लिए। सेकंड बताया कि कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके कि नहीं, भारत ने सिर्फ अपना फायदा देखा है। तो आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखो क्या है। नेक्स्ट, पहले मैंने बताया था सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रोल निभाया था कोल्ड वॉर के टाइम समझौता कराने में कंट्रीज में आपस में, और लड़ाई को खत्म कराने में, वो किसने कराया था, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो वो आपकी स्क्रीन पर है। अब जो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किया है वो बेटा ये सब है। मैं 1 बाय 1 लाइन इसलिए रीड नहीं करा रही क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। एक बार आप रीड कर लेना, तब भी कोई किसी प्रॉब्लम है किसी वर्ड में तो पर्टिकुलर आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ लेना। ये आपका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अब जो मैं बात कर रही थी कि क्या हुआ था, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, कुछ लोग इसके फेवर में थे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसके 2 वेज क्या है। और बेटा एक बात और, नेहरू जी ने एक बात और कही, जो आप जब भी आपका क्वेश्चन आएगा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर से रिलेटेड, तो उसमें आप ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऐड करोगे। उसमें नेहरू जी ने क्या कहा था कि अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन, मतलब उनका मतलब था कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के लिए एक राष्ट्र कुल के जैसा है। क्या मतलब है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन जो बना है वो क्यों बना है, उसका मतलब है कि सभी राष्ट्रों के आपस में सहयोग हो और अंतरराष्ट्रीय मामले जितने भी हों उसमें विकासशील देशों का भी हस्तक्षेप जरूर हो। ये ना हो सिर्फ जो डेवलप कंट्री है वही इंटरनेशनल जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं उनमें से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम्स या जो भी डिसीजन या जो भी आइडियाज जो हैं, जो विकासशील देश देना चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज देना चाहते हैं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो अब देखिए जो इसके पॉजिटिव वे में थे, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट, नॉन अलाइंड मूवमेंट अलाउ इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टैंसेस that serve its interest rather than the interest of the superpowers of their alliance। क्या मतलब है इसका, कि भारत अपने डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकता है, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। एज ऑन वो और जितने भी डीकॉलोनाइज जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें भी वो मोटिवेट करेगा कि आपको भी इन दोनों के सपोर्टर नहीं बनने, किसी भी अलायंस में आपको ऐड नहीं होना। क्या रीजन है उसका, कई कंट्रीज देखो, जैसे कोई भी एक कंट्री है वो अभी अभी उसे फ्रीडम मिली है, अगर वो इन दोनों गुट में शामिल, किसी भी गुट में शामिल हो गया, वेपन्स के लिए, खाने के लिए उसे उसका चमचा बनना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिसका वो जिस गुट में शामिल हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो वाला कंट्री जो है उससे ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपना डोमिनेंस तो उस पर करेगा, शोषण जरूर करेगा। तो यही कहा गया है कि इंडिया जो NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट जो बनाया था, इसका मतलब है सब कंट्रीज जो है वो इसमें ऐड हो, इन दोनों गुटों में आपको शामिल नहीं होना और आपको इन कंट्रीज, इन अलायंसेस के चमचे बनकर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो।
क्या मतलब है, अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो गए तो हमें उनका कहना मानना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी से, हमें जो अपने डेवलपिंग जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए जितना भी सही लगेगा कि ये सही है, ये वाला डिसीजन सही है, और अपने पक्ष, इसमें एक वर्ड है स्टेंसिस, उसका मतलब होता है पक्ष, दृष्टिकोण, मतलब जो हमें लगेगा कि ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा है तो हम वही डिसीजन लेंगे, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मामले हो, चाहे वो कोई भी दृष्टिकोण हो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो ये कहा, ये इसके पॉजिटिव वे में है कि भारत ने जो भी निर्णय लिया वो सही लिया था। सेकंड देखिए क्या है, second, India was often able to balance and superpower against the other. If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt toward the other. Neither alliance system could take India for granted or bully it. क्या मतलब है इसका, कि इंडिया को कोई भी कंट्री ना तो प्रेशराइज कर सकता है ना ही इग्नोर कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंडिया ने एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर अपनी ऐसी इंपॉर्टेंस बनाई हुई थी कि फॉर एग्जाम्पल उसने एनएएम का फाउंडिंग मेंबर जो था वो इंडिया कहलाता था, नेहरू जी कहलाते थे। तो इसने देखिए, अगर वो यूएसए के सपोर्ट में हो जाता है तो यूएसएसआर डरता है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया जो है वो यूएसए के साथ हो गया, उसमें जाकर मिल गया, तो नाम में इन्वॉल्व जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे ऑटोमेटिकली किसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, यूएसए में। तो यहाँ रह गया एक साइड यूएसएसआर, और यूएसए के साथ इंडिया के साथ साथ सारे और जितनी भी न्यूली डेवलप कंट्री हैं वो सारे हो गए। तो यही है कि इंडिया को कोई भी कंट्री जो है, ना तो वो इन दोनों सुपर पावर की बात हो रही है अभी, ना तो वो इग्नोर कर सकते, ना ही वो प्रेशराइज कर सकते। अगर, क्योंकि अगर वो किसी एक कंट्री के साथ जाके मिल गया तो दूसरा वैसे ही डरा रहेगा, क्योंकि अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ मिल गया तो उसके जितने भी न्यूली डेवलप जितनी भी कंट्रीज हैं या तीसरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो सारे ऑटोमेटिकली उस कंट्री के साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे इंडिया के सपोर्टर हैं। तो यही बात हो रही थी कि किस तरीके से ये कहा गया कि बैलेंस, इसमें देखिए एक लाइन दी गई है, बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, कि इंडिया को पता है, भारत को ये पता है कि कोई भी ना तो उसे प्रेशराइज कर सकता है कि आप हमारे में आओ, ना ही उसे इग्नोर कर सकता है, कि इंडिया की अपनी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब देखिए क्या है बेटा, इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। उस टाइम क्या हुआ था, आपको पता होगा कि 25 ऑफ मार्च 1971 में बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना था। तो वो कंट्री बनने का जो मेन मोटिव है, या उसे जो फ्रीडम मिली थी, वो एक कंट्री बना था, उस टाइम शेख मुजीबुर रहमान जी जो हैं उन्होंने ही ये अनाउंस किया था कि जो बांग्लादेश है वो एक अलग से कंट्री बन गया है। अब जैसे उसे कहा जाता था, जब तक बांग्लादेश नहीं बना था उसे क्या कहा जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट ये पाकिस्तान थे, बीच में था इंडिया। अब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। तो इसमें क्या था, जो ईस्ट पाकिस्तान है, अब 1971 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा वो जो है वो एक अलग से कंट्री बना दिया गया था। और उसका रीजन क्या था कि उस टाइम वहां पे जितने भी बंगालीज रहते थे और वहां पर जो भी नॉमिनेट होता था नेता के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, तो वो किसी हायर लेवल पे नहीं एलिमिनेट होता था। रीजन क्या था, जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू ईस्टर्न पाकिस्तान। तो जो वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वहां पर बेसिकली जो भी पॉलिटिशियन, जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी बनते हैं वो वेस्टर्न पाकिस्तान के बनते थे। बल्कि यहाँ पर भी पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, तो यहाँ से कोई एलिमिनेट नहीं होता था, यहाँ सिर्फ छोटे पद पर जितने भी लोग थे वही एलिमिनेट होते थे बस। तो ये कहा गया, फिर वहां पर क्या हुआ, यहाँ पे एक जो नेता थे वो उन्हें अच्छे खासे वोट मिल गए। तो वेस्ट पाकिस्तान, जितनी भी वेस्टर्न पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसने यहाँ पर अटैक कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान में। तो क्या हुआ था उस टाइम, वहां पर जितने भी बंगालीज थे वो क्या कहते हैं, वहां के प्रेशराइज कर रहे थे वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग बंगालीज पे कि आप हमारी नीति अपनाओ, हमारा जो भी हमारा कल्चर है वो सब करो। वहां के लोग मान नहीं रहे थे, ना ही पॉलिटिशियन वहां का अपनी मर्जी से चुनने दे रहे थे वो वहां पे। तो वहां क्या हो रहा था, वहां के जितने भी लोग हैं वो भाग भाग कर कहाँ आ रहे थे, इंडिया बीच में पड़ता है, जिस मैंने पहले बताया आपको, इंडिया में शामिल हो रहे थे। तो जैसे ही वो सब इंडिया में आ रहे थे तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जी, उनका बड़ा मतलब वो टेंशन में आ गई कि भाई ये सारे लोग जो लोग हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं, वहां के लोगों के साथ, वहां की जितनी भी लेडीज थी उनके साथ रेप किया जा रहा था, वहां के लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा था। और वो कौन कर रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री फोर्स है वो वहां पर कर रही थी।
और सारे वो शरणार्थी कहा जाता है जो वहां से भाग भाग कर हमारे इंडिया में बस रहे थे। तो इससे हमारी इंडिया में भी हलचल हो गई। तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका का सपोर्ट मांगा और उससे ये कहा कि आप, क्योंकि वो अमेरिका यूएसए जो है वो पाकिस्तान का फ्रेंड था, तो उन्होंने ये कहा, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे यूएसए और पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान के। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप ये कहिए कि देखिए पाकिस्तान वहां पे अटैक कर रहा है, जो वहां के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो यूएसए से रिक्वेस्ट की आप जाकर उसे समझाइए। पर यूएसए ने ये कह दिया कि नहीं भाई, यह उनका अंदरूनी मामला है, हम कोई उनसे कुछ भी बातचीत नहीं कर सकते, हम कोई इंटरफेयर अपना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो करते तो अलग जो कंट्री है वो इजीली बन जाता था। और फ्रेंडशिप किसकी थी? पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान और यूएसए की थी। इंडिया तो इसलिए कह रहा था क्योंकि इंडिया को भी कोई मतलब नहीं होता, पर इंडिया को मतलब क्यों रहा था? क्योंकि वहां के लोग सारे यहाँ पर आ रहे थे। तो अब क्या रीजन था? अब यही बात थी। तो इंडिया ने किसी तरीके से, इंदिरा गांधी जी ने भी अपनी मिलिट्री फोर्स भेजी और एट लास्ट, इन शॉर्ट बता रही हूँ बेटा, क्या हुआ था ढाका में वहां के, फिर जब उसने देखा वेस्टर्न पाकिस्तान ने कि इंडिया में इंदिरा गांधी की जितनी भी फोर्स है वो सारी सपोर्ट कर रही है ईस्टर्न पाकिस्तान को, तो उन्होंने इंडिया पे भी अटैक कर दिया। और इंडिया पे अटैक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मिलिट्री फोर्स बहुत ही स्ट्रांग थी। इंदिरा गांधी जी ने पहले ही क्या किया था, उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान चुप बैठने वाला तो है नहीं। उसने क्या किया था, इंदिरा गांधी जी ने यूएसएसआर से पहले ही 20 ईयर्स की एक ट्रीटी कर ली थी, मतलब एक संधि कर ली थी, फ्रेंडशिप कर ली थी, जिसमें ये कहा गया था कि आप हमें मदद करना और हम आप पर मदद करेंगे। क्योंकि उसे पता था कि यूएसए तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि यूएसए जो है वो पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान की फ्रेंडशिप उनकी अच्छी है। तो इसलिए इंडिया ने उस टाइम मांगी थी किससे हेल्प? यूएसएसआर से। और यूएसएसआर ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, जब भी आप पे कुछ ऐसा होगा, अटैक होगा या कुछ भी वॉर होगा, तो हम आपके पूरा सपोर्टर बनेंगे और उस टाइम आपको किसी भी युद्ध में जो भी होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट आपके साथ साथ हमारी भी होगी। तो एट लास्ट क्या हुआ, उस टाइम जो बांग्लादेश है, मैंने जैसे बताया 25 मार्च 1971 में बांग्लादेश जो है किसी तरीके से इंडिया ने पूरी हेल्प की उसकी, और ईस्टर्न पाकिस्तान को मुक्त कराकर उसे बांग्लादेश एक कंट्री बन गया। वहां पर जो भी मिलिट्री थी, अब पाकिस्तान ने क्या किया, इसका बदला तो रिवेंज तो लेना था। पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, और पर इंडिया ने अपनी फोर्स जो है ढाका पर भेजकर वहां पर पाकिस्तान को हरा दिया। अब पाकिस्तान फिर दोबारा चुप नहीं बैठा, उसने क्या किया, ये उसी टाइम की बात हुई है, इन 1971, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था, इंडिया में इंदिरा गांधी जी ने जो ट्रीटी साइन की थी, अब इंडिया के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब पाकिस्तान ने बोला यूएसए से कि आप, मैं भी अटैक करूंगा इंडिया पे, आप भी अटैक करना इंडिया पे, और चाइना से भी कहा कि चाइना के जितने भी हैं वो भी मिलिट्री जो है इंडिया पे अटैक करेगी, क्योंकि ये तीनों की फ्रेंडशिप अच्छी थी। और इंडिया पड़ गया बेचारा अलग। पर इंदिरा गांधी जी ने पहले ही दिमाग लगाया हुआ था, उन्होंने किससे अपना सपोर्ट मांगा हुआ था पहले से? यूएसएसआर से। अब देखिए, अगर उस टाइम तीनों ने अटैक कर दिया इंडिया पे, पर इंडिया ने जैसे ही बात पता चली यूएसएसआर को कि भाई इंडिया खतरे में है, उसने अपने सबमरीन्स जो है यूएसएसआर ने खड़े कर दिए। अब यही देखकर कि भाई यूएसएसआर इसका सपोर्टर है, यूएसए भाग गया, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, यहां से चाइना भाग गया, क्योंकि यूएसएसआर ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर आप इंडिया पे अटैक करोगे, तीनों में से कोई भी, तो फिर हम भी आपके दुश्मन बनेंगे, फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई चाइना, तू अटैक करेगा, चल आजा। और उस टाइम सुपर पावर के बारे में मैंने बताया था, कौन कौन थे? यूएसए और यूएसएसआर। तो अब देखिए, जितना भी, अब इन दोनों में बैलेंस देखिए क्या है। एक साइड है पाकिस्तान, यूएसए और चाइना, ठीक है, तीन कंट्री है, सुपर पावर है यूएसए। दूसरी साइड कौन सा है? इंडिया, यूएसएसआर और जितने भी न्यूली डेवलप कंट्री हैं वो भी हो सकते हैं उसके साथ। तो अब देखिए दूसरी साइड क्या हुआ, कौन सी स्ट्रांग है? जिसमें इंडिया के साथ यूएसएसआर है। तो इसीलिए क्या हुआ, वो वाली जो नीति है, वो जो युद्ध थी, वॉर होने वाला था, भयंकर वॉर कह लो उसे, एक ऐसा वॉर शायद इंडिया का बचना मुश्किल था, क्योंकि थ्री कंट्रीज, अगर इंदिरा गांधी पहले ही अपना माइंड यूज नहीं करती और वो ट्रीटी 20 ईयर्स की साइन नहीं करती, यूएसए सपोर्टर नहीं होता, तो वो तीनों कंट्रीज जैसे ही अटैक करती इंडिया पे, इंडिया का बचना मुश्किल था। मुश्किल क्या था? इम्पॉसिबल था। जब एक थी सुपर पावर, दो कंट्रीज और हैं, जब इंडिया पर अटैक करेंगे तो बेटा कितनी भी फोर्स चाहे अच्छी हो, मिलिट्री बहुत अच्छी थी इंडिया की, नो डाउट बहुत अच्छी थी उस टाइम,
पर फिर भी अगर इकट्ठे तीनों कंट्रीज जिसमें से एक सुपर पावर है वो अगर अटैक करिए तो इंडिया का बचना इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए उस टाइम यूएसएसआर से संधि की थी, जो 20 इयर्स की ट्रीटी साइन हुई थी। तो यही था। अब इसमें देखिए, मतलब इंडिया ने हमेशा एक एनएएम जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था, इंडिया की नीति इन दोनों पॉइंट से आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, इन दोनों पॉइंट का ये मतलब है इंडिया की जो नीति थी वो हमेशा से ही अच्छी नीति रही है। और उसमें ये कहा जा सकता है कि इंडिया ने अपना पक्ष देखा, पर इंडिया ने हमेशा ये चाहा कि कोई भी कंट्री आपस में लड़े ना, और अगर लड़ रहे हैं तो उनमें समझौता, मतलब एज अ मेडिएटर का काम किया। और वो मेडिएटर कैसा था? पॉजिटिव वे में। ये नहीं वो आपस में भड़का रहे एक दूसरे को, नहीं, हमेशा उन दोनों में किस तरीके से सुलह करानी है, उस वॉर को एंड करना है, ये इंडिया की नीति रही है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर की टाइम चल रही है। अब देखिए, कुछ लोग इसके क्रिटिसाइज भी थे। मेन जो, पहले ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम किसका था? इंदिरा गांधी जी ने। जो 20 इयर्स का एग्रीमेंट था, जो ट्रीटी थी, वो साइन किसने की थी? इंडिया ने यूएसएसआर के साथ। और वो किन्होंने की थी? इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट देखिए, उस टाइम वॉर जो होने वाली थी वो इंडिया के किससे होने वाली थी? पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की सपोर्टर कौन थे? यूएसए, और दूसरा था चाइना। और दूसरी साइड इंडिया के साथ कौन सा था? इंडिया की जो साइन हुई थी ट्रीटी, वो किसके साथ हुई थी? देखिए बेटा, ये जो मैप में मैंने दिखाया है, इंडिया है ग्रीन कलर का, रेड कलर का यूएसएसआर। तो देखिए कितना, मतलब एरिया इसका देखिए, तो एक साइड अगर यूएसएसआर इंडिया है और एक साइड अगर पाकिस्तान, यूएसए और चाइना है, तो ज्यादा हिम्मत किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के पास। तो जीतना इंडिया को ही था। पर वो कह सकते हैं कि वो एक गुड लक था, या अच्छी बात हुई कि वो वाला जो वॉर थी वो नहीं हुई, वो किसी तरीके से टल गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो मैंने फ्लैग दिखाया है नीचे इंडिया का, और 20 इयर्स की ट्रीटी किसके साथ की थी? जो ये फ्लैग है किसका है? अभी बताया मैंने, यस, यूएसएसआर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जैसे मैंने बताया था, एक साइड था इंडिया, उसके अपोज में कौन कौन से थे? इंडिया, दूसरी साइड था यूएसए, पाकिस्तान और चाइना। और एक दूसरे कोल्ड वॉर के टाइम में इंडिया का सपोर्टर कौन था? स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, यूएसएसआर। ठीक है, अब एट लास्ट देखिए, जो क्रिटिसाइज करने वाले थे उन्होंने भी कहा, देखिए इसमें क्या है, इंडियाज पॉलिसी फॉर नॉन अलाइंड वॉज क्रिटिसाइज ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स, हियर वी कैन रेफर टू ओनली टू क्रिटिसिज्म। मतलब दो के बारे में बता रहे हैं, पर क्रिटिसाइज करने वालों के ने बहुत सारी क्रिटिसिज्म की है इसके बारे में कि नहीं, इंडिया ने गलत नीति अपनाई है, ये वो। पर आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दो ही मेंशन की है। फर्स्ट देखिए क्या है, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी unprincipled in the name of pursuing its national interest. India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues. ये कहा जाता है, देखिए जो क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमेशा अपना फायदा देखता है। भाई वो तो देखेगा ही, पर फायदे के साथ साथ हम ये कह सकते हैं, देखिए क्रिटिसाइज करने वालों ने कहा है इंडिया में जो था उसे नॉन अलाइन मूवमेंट जो था उसे अनप्रिंसिपल्ड के नाम से जाना गया है। मैंने देखिए बताया, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, मतलब सिद्धांत विहीन। ठीक है, क्या मतलब है इसका अनप्रिंसिपल्ड का? कि ये कहा गया था कि इंडिया ने जो नीति अपनाई थी उसने एनएएम नॉन अलाइंड मूवमेंट जो अपनाया था, उसमें इंटरनेशनल जितने भी इशू होते थे उसमें इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता ही नहीं था, वो कुछ बोलता ही नहीं था, चुपचाप बैठा रहता था। और अगर करता भी था तो वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता था। तो बेटा इंडिया तो हमेशा देखेगा ही। इंडिया क्या, अगर मैं कंपेयर करूं इससे यूएसए या यूएसएसआर से, क्या उन्होंने जो अलायंस बनाए थे, क्या उन्होंने वो अपने फायदे के लिए नहीं बनाए थे? उन्होंने यही तो चाहा था अलायंस बना के कि किसी तरीके से अपने गुट को बढ़ावा दिया जाए और सारी कंट्रीज को अपने में जोड़ा जाए ताकि हम सुपर पावर बने। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा कंट्री है जो अपना फायदा नहीं देखेगा? तीसरी चीज, अगर क्रिटिसाइज करने वालों ने ये कहा है कि अनप्रिंसिपल कहा है कि वो इंटरनेशनल इश्यूज में जो भी होते हैं उसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं करता या सिर्फ अपना फायदा देखता है, तो बेटा ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक ऐसी है जिसमें सब अपना पर्सनल इंटरेस्ट ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ले लो, यूएसएसआर ले लो, या इंडिया ले लो। पर इंडिया में ये जो क्रिटिसाइज है उससे मैं, मतलब इससे एक और अपोज हूं इसके। क्यों हूं? क्योंकि इंडिया हमेशा अपना इंटरेस्ट देखता है, ठीक है, पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल इश्यूज पे वो अपना पार्टिसिपेट नहीं करता, उसने समय समय पर किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पृथकता की नीति या तटस्थता की नीति, ये नाम का एनएएम नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये नीति नहीं रही। ठीक है,
क्यों नहीं रही? क्योंकि वो कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझता। वो ये कहता है, जैसे कोरियन वॉर का एग्जांपल ले लें, हमेशा किसी भी वॉर को खत्म कराना, सुलझाना, ये इंडिया का मोटिव रहा है। तो ये वाला जो क्रिटिसाइज है ये एकदम गलत है, हम कह सकते हैं, पर करने वालों ने फिर भी कहा है कि इंडिया हमेशा अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है। सेकेंड पॉइंट क्या है देखिए, सेकेंडली इट इज सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कंट्राडिक्टरी पोस्चर्स। अब इसमें देखिए क्या बात हुई है, और देखो एक लाइन और है, इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद द यूएसएसआर फॉर 20 इयर्स। दिस वाज रिगार्डेड पर्टिकुलरली बाय आउटसाइड ऑब्जर्वर। मतलब देखो इसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म करने वालों ने क्या कहा है, वो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया वैसे तो मना करता था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ना आप यूएसएसए के साथ होगे ना ही यूएसएसआर के साथ होगे, यूएसए और यूएसएसआर के साथ आपको नहीं देना। पर उस टाइम खुद उसने जब अपने पे मुसीबत देखी तो उसने 20 साल की संधि कर ली, जो ऐसी आपकी लाइन है, अगस्त 1971 में 20 इयर्स की जो फ्रेंडशिप की ट्रीटी की थी, ये उसने अपने फायदे के लिए की। तो बेटा जी अगर वो ऐसा नहीं करता, इंडिया अगर ये चीजें नहीं करता, तो उस टाइम पाकिस्तान का, यूएसए का और चाइना जब हम पर अटैक करता तो हमारा मुश्किल था बचना। मतलब हम बच ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक सुपर पावर, 2 कंट्रीज हम पर अटैक कर रहे हैं। हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी पर इतनी भी नहीं थी, तो इसीलिए उसने यूएसएसआर का सपोर्ट लिया। और अगर वो ऐसा नहीं करता, और हम क्या, अगर कोई भी कंट्री होता तो क्या वो ऐसा नहीं करता, ऐसा ही करता कि सपोर्टर तो चाहिए। अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे पे विनाश होने वाला है, मेरा मुझे कोई मारने वाला है, तो मैं पहले से थोड़ा अवेयर होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो वही चीज है, किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने पहले ही सोच समझ के अपनी नीति अपनाई, और 20 साल की जो ये फ्रेंडशिप की ट्रीटी मतलब संधि की थी, वो एग्रीमेंट बहुत ही सही लिया था उस टाइम जो डिसीजन लिया था। पर उन्होंने इस 20 साल के एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं कहा कि अब मैं यूएसएसआर के साथ हो गया हूं, 20 साल तक हमारी दोस्ती चली रहेगी, तो मैं यूएसए के अगेंस्ट हो गया हूं, ये बात नहीं थी। अगर उसने फ्रेंडशिप इसलिए की थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ये काम कदम नहीं उठाएगा तो वो बच ही नहीं सकता। और उसने ये भी वहां पे उस टाइम क्लियर कर दिया था कि फ्रेंडशिप का मतलब मैं किसी गुट में शामिल नहीं हो रहा, मैं यूएसएसआर के साथ शामिल नहीं हो रहा कि वार्सा पैक्ट में मैं शामिल हो गया, नहीं, मैं अभी भी नॉन अलाइन मूवमेंट का ही मेंबर हूं, पर मैं उसके साथ एक संधि कर रहा हूं कि हम फ्रेंडशिप की ट्रीटी निभाएंगे, हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, और अगर यूएसए को भी सपोर्ट चाहिए होगा मेरा, तो मैं उसका भी सपोर्ट करूंगा। ये नहीं है कि मैंने यूएसएसआर के साथ हो गया हूं मैं, अब मेरा दुश्मन कौन है, यूएसए, ऐसा नहीं है। इस ट्रीटी में ये कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम इसका जो आंसर है, जो क्रिटिसाइज किया था जिन लोगों ने, इसका आंसर इंडिया ने यही दिया था कि यूएसएसआर के साथ संधि कर ली है मैंने, एग्रीमेंट कर लिया है, साइन कर लिया है वो ट्रीटी, पर मैं यूएसए का भी साथ दे सकता हूं जब उसे कोई मुझ पे मुश्किल आएगी। तो यही है, देखिए कुछ लोग इसके सपोर्टर थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। तो किस तरीके से इंडिया ने अपनी कोल्ड वॉर के दौरान अपनी इंपॉर्टेंट रोल निभाया और इंडिया को एक ऐसे चरम बिंदु पर लेकर आया जहां पर ये कहा जा सकता है, अगर हम कंक्लूजन देखें, कि इंडिया पॉलिसी वॉज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। क्या मतलब है, ना तो नकारात्मक थी ना ही सकारात्मक थी, वो न्यूट्रल था। वो ये कहता था कि जब भी किसी कंट्री में वॉर होगी, उसे हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम साथ देंगे, पर हम बेवजह किसी भी लड़ाई को बढ़ावा नहीं दे सकते। हम समझौता करा सकते हैं, किसी भी लड़ाई को खत्म करा सकते हैं, क्योंकि नाम जो है या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेन मोटिव ये है कि पीस, शांति की स्थापना करना, और सभी कंट्रीज को आपस में सहयोग की भावना, आपस में किस तरीके से जोड़ सके, वर्ल्ड को इंटरनेशनल लेवल पर सभी डेवलप कंट्री कैसे बन सके। ये जो जितने भी डेवलपिंग कंट्री जो अभी लड़ रहे हैं, जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उन सबको, या जिन्हें एलडीसीज कहा जाता था, लीस्ट डेवलप कंट्रीज कहा जाता था, उन सबको किस तरीके से ऐसी कैटेगरी में ला सके जहां पर उन्हें किसी का शोषण का शिकार ना होना पड़े, मतलब कोई भी अदर कंट्री उन पर डोमिनेंस ना कर सके। तो इंडिया की हमेशा यही नीति रही है। अब एट लास्ट बेटा देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन है वो सबसे इस टॉपिक में से ये है, अगर मैं ये क्वेश्चन करूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट दैट NAM नेम हैज बिकम इररिलेवेंट टुडे या रिलेवेंट टुडे। मतलब हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक है, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज के दौर में प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये और समझा देती हूँ। आज के दौर में भी जो नाम है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, वो रिलेवेंट है, मतलब प्रासंगिक है। रीजन क्या है, देखिए विश्व के जितने भी छोटे देश हैं
उन्हें किसी भी बड़ी शक्ति के पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई भी जो डेवलप कंट्री है वो अभी किसी पर डोमिनेंस नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, अब हम तुझे अपने अंडर करेंगे या वहां पर अटैक कर दे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का काम है, मींस नेम NAM नॉन अलाइन मूवमेंट का काम है कि वो ये देखेगा कि कोई एक ऐसी कोई भी कंट्री तो नहीं है जो दूसरे देश पर जबरदस्ती अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा हो। पहला पॉइंट ये। सेकंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जितने भी हैं उसमें विकसित देश मतलब इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल इश्यूज पे जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो सारे तो अपने ओपिनियन देंगे। उसके साथ साथ जो थर्ड वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जो कहा गया है जैसे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका, मतलब जितने भी इंडिया, जितने भी जो विकासशील देश हैं, जो न्यूली डेवलप कंट्रीज हैं, वो सारे भी इंटरनेशनल इशू पे अपने ओपिनियन दे सकते हैं। थर्ड क्या है देखिए कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, मतलब ये जितने भी विकासशील देश हैं ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। मतलब वो फ्रीडम है उन्हें कि वो फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से कौन सी निभाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। ये नहीं कि कोई उन पर बाउंडेशन या कोई उन्हें अपोज कर रहा है या कोई जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी विकासशील देश हैं वो अपनी मर्जी से विदेश नीति तय कर सकते हैं और ये काम देखने का किसका है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नाम जो है नॉन अलाइन मूवमेंट समाज में व्याप्त जितनी भी असमानताएं हैं उनसे सामना करने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के संकल्प पर आधारित है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उनपे वो अपने विचार, अपने ओपिनियन दे सकते हैं और उसमें फ्रीली वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये काम किसका है? ये है नॉन अलाइन मूवमेंट का। ठीक है, तो मतलब वही है कि किस तरीके से सहयोग की भावना करना, सभी देश आपस में मिलकर रहें, कोई किसी में डोमिनेंस ना करे, अपनी फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र तरीके से फ्रीली निभाना, सभी तरीके से इन इक्वालिटीज को खत्म करना, मतलब भेदभाव खत्म करना, और जितने भी गरीब देश हैं उन्हें किस तरीके से ऐसी क्या किया जाए कि वो भी डेवलप कंट्री बन सके, टेक्नोलॉजी के दौर में आ सके, उन सब की देखरेख करना कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा अपनाकर, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिन्हें अपनाकर जितने भी विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में लाना कि वो गरीब देश ना कहलाएं, ये देखना। और जितने भी हिस्टोरिकल एफिलिएशन हो, मतलब ऐतिहासिक जुड़ाव जितने भी हैं वो सब हमें देखना। वो किसका काम है? ये सारा काम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो आज की डेट में अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन रिलेवेंट है, इररिलेवेंट हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे कंट्री हैं जो जिनका विकास धीरे धीरे हो रहा है और उन सबको विकसित बनाने का काम और उनमें सहयोग की भावना, किस तरह उन सब में आपस में जुड़ाव की भावना, कि कोई भी कंट्री अपने आप को ये ना सोचे कि मेरे पास तो सब चीजें हैं, मुझे किसी कंट्री की आवश्यकता नहीं है, और जबरदस्ती किसी और को अपना क्या बनाना, मतलब अपना पिछलग्गू बनाने की कोशिश करना। ये सब काम जो है कि ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइन मूवमेंट का काम है कि वो ये देखे। तो आई थिंक यही टॉपिक है कि इंडिया में जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, मींस नाम जो फाउंडिंग मेंबर कहा जा सकता है जवाहरलाल नेहरू, इंडिया में ये जो 5 जितने भी कंट्रीज थे जिसमें मेन इंडिया का नाम आया है, क्योंकि बेटा देखो लास्ट टॉपिक जो आपका है इंडिया एंड दी कोल्ड वॉर, तो उसमें इंडिया के बारे में क्यों आया? आप अभी जितने भी एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ोगे आगे, उसमें आपका इंडिया के बारे में जरूर आप पढ़ोगे, क्योंकि आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो इंडिया के बारे में, तो भारत के बारे में आपको जानना जरूरी है कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या नीति थी, जो 2 महाशक्तियां थी उसमें जो थर्ड पावर जो बनाई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइन मूवमेंट, उसमें भारत की भूमिका कैसी थी। आगे आप देखोगे कि भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है, भारत के चाइना के साथ कैसे हैं, बांग्लादेश के साथ कैसे हैं। वो भारत की बात इसीलिए जाननी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एट द टाइम जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, इसमें कोल्ड वॉर शीत युद्ध के दौर के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो इसमें भारत ने आपको ये तो पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया था, हाँ उसका संस्थापक था भारत, पर उसमें उसकी नीति क्या थी, उसने क्या किया था कि उसमें
स्वतंत्र नीति अपनाई थी या किसी भी गुट में वो शामिल हो गया था, तो ये सब जानना। और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो रिलेवेंट है या नहीं है, मतलब प्रासंगिक है कि अप्रासंगिक है, क्योंकि भारत को लेकर जो ये भारत इसका संस्थापक था उसी ने इसका स्टार्ट की थी स्टार्टिंग जो है। तो किस तरीके से भारत को ये कहा जा सकता है कि उसने जो पॉलिसी निभाई वो किस तरीके की निभाई, और ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि इंडिया को सभी कंट्रीज में आपस में इन्वॉल्व करने का और उनमें समझौता कराने का, उनमें पीस लाने का, किसी भी वॉर को खत्म कराने में इंडिया का क्या रोल रहा है। आई थिंक एक बार आप देखिए सारे चैप्टर पढ़ना, जितना मैंने पढ़ाया है मुझे लगता है शायद समझ आ गया होगा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पर बेटा मैंने आपसे जब लास्ट टॉपिक एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, कुछ शूटिंग वॉर हुई थी। तो उन शूटिंग वॉर को मैं आप अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी हुई थी, जिसमें कोरियन वॉर थी, बर्लिन वॉर थी, अफगानिस्तान वॉर, वियतनाम वॉर। तो ये सब वॉर थोड़ा थोड़ा मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूंगी। आई होप जितना मैंने आपको समझाया है आज वो आपको समझ आ गया होगा। तब भी अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आई विश कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।